हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। तो आज जो करने वाले हैं, आज का टॉपिक वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो आत्मकथा विधा से है और यहाँ से 2-3 प्रश्न आपके, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से बनते ही बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। और अगर मैं बताती चलूँ कि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने कई विधा पर अभी तक सीरीज डाल चुका है अपने चैनल पर। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं उसे, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो बने रहे मेरे साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाए। और अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें। शेयर नहीं करते क्या आप लोग? तो शेयर भी कर दें ज़रूर। तो चलिए आज देखते हैं आत्मकथा विधा से पूछे गए प्रश्न पत्र हैं, चाहे वो कोई भी हिंदी क्षेत्र से एग्ज़ाम हो। तो ये आपके आगामी एग्ज़ाम जितने भी होने वाले हैं, चाहे वो आपका यूजीसी नीट का एग्ज़ाम हो या पीजीटी, टीईटी, बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली, अभी आज तक इसका लास्ट डेट था रजिस्ट्रेशन का। तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अभी भी टाइम है, तो कर लें ज़रूर, क्योंकि लिंक वगैरह जो है अब बहुत ज़्यादा बिजी अभी अपडेट आ रही है। तो आप ध्यान दें, ठीक है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं, आत्मकथा से रिलेटेड है। तो पहला प्रश्न है आपका, यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? तो ये है जोश मलिहा वादिका। तो चलिए देखते हैं। देखिए दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी की पूछी गए प्रश्न है 2015 में। तो चलिए देखते हैं। यादों की बारात जो है ये एक आत्मकथा है, जो कि जोश मलिहा वादी की आत्मकथा है। इनका नाम है शबीर हसन खां जोश, उपनाम है, ध्यान रखना है। इनका जन्म 5 दिसंबर 1994 को मलिहाबाद यानी कि लखनऊ में एक जागीरदार घराने में हुआ था। इनके पिता का नाम बशीर अहमद खां था। बशीर, देखिए उपनाम लगा हुआ है इनके पिता के भी नाम पे। इनके पिता और दादा भी अच्छे शायर थे। इन्होंने कलीम नाम की मासिक पत्रिका निकाली तथा मन की जीत, एक रात और गुलामी गाने भी लिखे हैं। तो ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, विधा की दृष्टि से अस्ति और भवति कृति क्या है? तो अस्ति और भवति जो है यह एक आत्मकथा है। किसकी है? तो ये जो है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की आत्मकथा है और इसका प्रकाशन 2014 में हुआ है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है अस्ति और भवति, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह एक कहानी, यह भी आत्मकथा की लेखिका है। तो यह मनु भंडारी की आत्मकथा है। 2007 में इसका रचना काल है, लेकिन यह एक संस्मरणात्मक जो है कह सकते हैं, ठीक है। तो एक कहानी, यह भी लेखिका है मनु भंडारी। मनु भंडारी ने इस रचना में अपनी लेखक के जीवन की कहानी उतार दी है। यह उनकी आत्मकथा तो नहीं है, लेकिन उसमें एक भावात्मक और सांसारिक जीवन के उन पहलुओं पर भरपूर प्रकाश उन्होंने डाला है जो उनकी रचना यात्रा में निर्णायक है। यह एक आत्मपरक शैली में लिखी हुई आत्मकथा है। इसमें बड़े ही प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया है कि बालिकाओं को किस तरह की पाबंदियों का सामना करना पड़ता है, जो कि उनके जीवन से जुड़ी हुई घटना है इसमें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कृति आत्मकथा नहीं है। तो नहीं पूछा गया है, तो देख लेते हैं कौन सी नहीं है। तो अर्धकथा आत्मकथा है, निज वृत्तांत भी है, मेरी आत्मकहानी भी है, अब मैं नाचो बहुत गोपाल ये नहीं है, क्योंकि ये अमृतलाल नागर जी का क्या है? तो ये उपन्यास है, ठीक है, उपन्यास है। और मैंने करवाया भी है सारी उपन्यास पे जितने भी प्रश्न बने हैं। तो नहीं देखे हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो वीडियो, 3 भागों में मैंने डाला हुआ है, तो ज़रूर से देख लें उसे। और ये जो है अमृतलाल नागर की उपन्यास है और इनका मौलिक उपन्यास है, कोई अनुदित नहीं है, ठीक है।
और देख लेते हैं अर्ध कथा जो है बनारसी दास चतुर्वेदी अर्ध कथा है और एक अर्ध कथानक है जो कि बनारसी दास जैन की है। और निज वृतांत आत्मकथा है अंबिका दत्त व्यास की। मेरी आत्मकथा है श्याम सुंदर दास की, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि गालिब छूटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है, तो रविंद्र कालिया की है। और देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। संस्मरण हिंदी गद्य साहित्य की आकर्षक सुरुचिकर एवं आधुनिकतम विधा है। जीवन अभिव्यक्ति की यह विधा संस्मरण पर आधारित है। यह कहा जाए कि सौ यानी खुद की स्मृतियों का शब्दांकन है। गालिब छूटी शराब जो है रविंद्र कालिया का आत्मकथात्मक संस्मरण है। ठीक है, इस पुस्तक के माध्यम से रविंद्र कालिया ने शव के साथ साथ पूरे साहित्य जगत से पाठक को पूरे सुरुचिपूर्ण ढंग से परिचित कराने का पूरा प्रयास किया है। अन्य रचना देख लेते हैं कि कहानी संग्रह उनका है 9 साल की छोटी पत्नी। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कर सकते हैं इसको, काफ़ी परिचित है ये कहानी, पूछी जाती है। काला रजिस्टर ये भी पूछी जाती है। गरीबी हटाओ ये है 1981 की है। ठीक है, बांके लाल गली कूचे चकैया नीम 27 साल की उम्र तक जरा सी रोशनी। और अन्य देख लेते हैं उपन्यास में खुदा सही सलामत ए बी सी डी देख रहे हैं ABCD और 17 रनाडे रोड। संस्मरण है स्मृतियों की जन्मपत्री कामरेड मोनालिसा। सृजन के सहयात्री, तो सृजन के सहयात्री आपको ध्यान रखना है, पूछी जाती है। ठीक है, और व्यंग है राग लिखावट मालकाश। नींद क्यों रात भर नहीं आती है, देख लीजिए व्यंग्यात्मक है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है, तो आत्मकथा है अर्धकथानक बनारसी दास जैन की है। कलम का सिपाही जीवनी है अमृत राय का। और चीरों पर चांदनी जो है निर्मल वर्मा जी का है उपन्यास। और बाण भट्ट की आत्मकथा भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। ठीक है, तो अर्धकथानक जो है बनारसी दास जैन की है। यह एक अद्वितीय और अनोखी रचना है। इसका रचना काल 1641 है और ये हिंदी की प्रथम यानी कि पहली आत्मकथा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और उस समय के 55 वर्ष के इसमें जो है 55 वर्ष के थे जब इन्होंने लिखा है अर्धकथानक। और जैन शास्त्रों के अनुसार मनुष्य का पूर्ण जीवन काल 110 वर्ष का होता है। इसीलिए बनारसी दास ने अपनी इस 55 वर्ष का कहानी को अर्ध कथान भी कहा है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है कि अर्ध कथान कहा है किसे, तो अर्ध कथानक को किसने, तो बनारसी दास जैन ने। क्योंकि टोटल 110 वर्षों का जीवन काल होता है, तो उन्होंने 55 वर्ष की आयु में ये लिखा है, इसीलिए इसे अर्ध कथान कहा गया है। परंतु यह उनकी पूर्ण कथा ही कही जा सकती है, क्योंकि अर्ध कथानक लिखने के 2-3 वर्षों बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अन्य देख लेते हैं, देख लीजिए। अमृत राय की है कलम की सिपाही जो कि एक जीवनी है। और चीरों पर चांदनी निर्मल वर्मा का यात्रा वृतांत है, शौर्य उपन्यास मैंने बोला था। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ऐतिहासिक उपन्यास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अर्धकथानक किस विधा की रचना है, तो ये एक आत्मकथा है। अर्धकथानक नामक कृति की विधा क्या है, तो आत्मकथा है। देखिए कितनी बार पूछा गया, कितना इम्पोर्टेंट है ये। बनारसी दास जैन ने लिखी है, तो हिंदी की पहली आत्मकथा लिखी है। अर्धकथानक है क्या है, तो यह एक आत्मकथा है। अर्धकथानक किस विधा की रचना है, तो ये आत्मकथा है। कितनी बार पूछी गई है, तो आप सोच सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान में रखना है इसे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम रखा है उन्होंने, तो तरुण के स्वप्न उनकी आत्मकथा है, सुभाष चंद्र बोस जी का जो उन्होंने लिखा है। तो देख लेते हैं यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित आत्मकथा है तरुण के स्वप्न, जो कि 1935 का है, जिसको गिरीश चंद्र जोशी ने इसी शीर्षक नाम से अनुदित किया है, तरुण के स्वप्न नाम से। ठीक है, परिवारजक की प्रजा
1952 की है। यह संस्मरणात्मक शैली में रचित शांति प्रिय द्विवेदी की आत्मकथा है। आत्मनिरीक्षण 1957 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि पूछी जाती है। तो सेठ गोविंद दास की आत्मकथा है ये। दक्षिण भारतीय लेखक होने के बावजूद नरदेव शास्त्री ने आप बीती जग बीती 1957 आत्मकथा लिखी है, तो ध्यान रखना है। अन्य देख लेते हैं। हिंदी में अनुदित प्रथम आत्मकथा है महर्षि दयानंद की। दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी आत्मकथा हिंदी से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से उर्दू में, उर्दू से हिंदी में अनुदित हुई है। 1904 ईस्वी में मुंशी दयाराम ने उर्दू से हिंदी में, 1912 में देवेंद्र मुखोपाध्याय ने अंग्रेजी से हिंदी में इसका अनुवाद किया है। और यहाँ पे ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है माई स्टोरी का अनुवाद हरिभाऊ उपाध्याय ने मेरी कहानी शीर्षक से किया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और सचिंद्र नाथ सान्याल की बांग्ला भाषा में लिखी आत्मकथा हिंदी में बंदी जीवन 1938 के नाम से अनुदित हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? तो अभी हम लोगों ने देखा सेठ गोविंद दास की। देखिए पूछ ही लिया गया है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आत्मनिरीक्षण जो है ये 1957 की रचना है, आत्मकथा है। किसकी है? तो सेठ गोविंद दास की आत्मकथा है। इस आत्मकथा में उन्होंने महात्मा गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू के विचारों की आलोचना भी की है, तो ध्यान रखना है। साथ साथ महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के विचारों को भी उन्होंने दर्शाया है। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये लिखी है मोहनदास नेमिशराय ने। तो ध्यान रखना, अपने अपने पिंजरे होंगे इनके जो इन्होंने फर्स्ट बार लिखा है। तो अपने अपने पिंजरे 1995 का है। तत्पश्चात ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जूठन 1997 तथा सूरज पाल चौहान ने तिरस्कृत नामक दलित आत्मकथा लिखा है। तो सबसे पहले जो प्रयास किया दलित लेखक में, तो उन्होंने अपने अपने पिंजरे जो कि मोहनदास नेमिशराय ने लिखा, उसके पश्चात ओम प्रकाश वाल्मीकि, उसके बाद सूरजपाल चौहान ने। तो ध्यान रखना है, काफ़ी ये जितने भी हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूरे बनने की संभावना रहती है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो तो ये पूछी जाती है, तो ध्यान रखना है। जूठन किस लेखक की आत्मकथात्मक कृति है? तो ये जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। अगला क्वेश्चन है कि अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक कौन है? तो मोहनदास नेमिशराय हैं। अगला क्वेश्चन है कि जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? तो ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। अगला है कि इनमें से दलित आत्मकथा नहीं है, तो नहीं पूछा गया है। तो अपने अपने पिंजरे है, तिरस्कृत है, जूठन है, और क्या है? डी नहीं है, क्योंकि मेरी असफलताएं जो है ये बाबू गुलाब राय का है, 1941 का है, और ये एक निबंध संग्रह है, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मणिकर्णिका आत्मकथा किसका है? तो ये तुलसी राम जी का है, तुलसीदास नहीं, तुलसी राम का। ठीक है, तो इन्होंने जो आत्मकथा लिखा 2 खंडों में लिखा। मुर्दहिया जो कि अपशकुन से शुभ शकुन तक के सफर को वर्णित करता है। इनके आत्मकथा का दूसरा भाग है मणिकर्णिका, जो कि 2014 में प्रकाशित हुई है। यह आत्मकथा तत्कालीन समाज का संपूर्ण यहाँ पे विवरण प्रस्तुत करता है, तो ध्यान रखना है। मुर्दहिया और मणिकर्णिका देख लीजिए, प्रश्न पूछा गया फिर से। मुर्दहिया किस लेखक की आत्मकथा है? तो तुलसी राम जी का है, और ये यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगी हुई है। रशीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो ये है अमृता प्रीतम जी का। ठीक है, तो अमृता प्रीतम जी का ये आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि मुर मुर के देखता हूँ, यह राजेंद्र यादव की क्या है? तो ये उनकी आत्मकथा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। और इसका अगर प्रकाशन की बात करें तो ये 2001 की है। ठीक है, राजेंद्र यादव की आत्मकथा ये रचना है, और अन्य उन्होंने उपन्यास कहानी ये सभी लिखा है। चलिए सूची 1 को, सूची नहीं यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछा गया। ठीक है, तो देख लेते हैं।
मेरी जीवन यात्रा जो कि राहुल संस्कृत्यायन का है, सही है। सिंहावलोकन यशपाल का है, सही है। नीर का निर्माण भी हरिवंश राय बच्चन का है 1969 में, ठीक है। बसेरे से दूर हरिवंश, नहीं यहाँ पे गलत है, तो घ नहीं होगा आपका, तो क्योंकि ये हरिवंश राय बच्चन का है तो ये यहाँ होना चाहिए, गे का नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो डी ऑप्शन केवल घ तो राइट होगा आपका। तो बसेरे से दूर 1977 का है, तो ये आत्मकथा, और ये तीसरा खंड है, ठीक है, तीसरा खंड है। तो हरिवंश राय बच्चन ने 4 खंडों में आत्मकथा लिखा है, तो ये तीसरा खंड है आपका। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है, तो ये 3 खंडों में विभक्त है, तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देख लीजिए 3 खंडों में विभक्त है, जो कि 1996 में इसका प्रकाशन हुआ है। घर की बात भी है, इनका प्रमुख आत्मकथा है घर की बात। तो यहाँ पे बगल में मंदिर है काली जी का, तो इसीलिए थोड़ा शोर हो पा रहा है, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंहावलोकन किसी की आत्मकथा है, तो सिंहावलोकन जो है ये यशपाल की आत्मकथा है, और इसका जो प्रकाशन है ये भी 3 भागों में, ध्यान रखना है क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरह के, तो आपको भाग भी ध्यान रखना है। तो सिंहावलोकन जो है यशपाल की आत्मकथा है और ये 3 भागों में है। प्रथम प्रकाशन 1951, द्वितीय 52 और तृतीय 1955 में हुआ है, तो इस तरह ध्यान रखना है। यशपाल की आत्मकथा है तो सिंहावलोकन है। अगला प्रश्न है, मेरा जीवन प्रवाह किसका है, तो ये वियोगी हरि का है, देख लेते हैं। ये वियोगी हरि का है, 1948 की है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं, तो अभी मैंने बताया 4 भाग हैं। कौन कौन से हैं देख लीजिए। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीर का निर्माण 1970, बसेरे से दूर 1977 और 10 द्वार से सोपान तक 1975, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन की, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अब कितनी बार ही पूछी गई है, अब पूछी जाएगी, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है, तो यह एक आत्मकथा है, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, देख रहे हैं कितनी बार पूछा गया, तो आत्मकथा है। अगला है कि इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा विधा में है, तो क्या भूलूं क्या याद करूं है बाकी कलम का सिपाही जीवनी है, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का है, और जहाज का पंछी जो है वो उपन्यास है। चलिए अगला है कि मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है, तो मेरी जीवन यात्रा जो है वो राहुल संस्कृत्यायन जी का है। 1946 का ये आत्मकथा है राहुल संस्कृत्यायन का, और ये 5 भागों में विभक्त है, तो 5 खंड है मेरी जीवन यात्रा का, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि राहुल संस्कृत्यायन की आत्मकथा का क्या नाम है, तो मेरी जीवन यात्रा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है, तो ये है मैत्री पुष्पा का, और इसका जो रचना काल है वो 2002 का है, तो ये भी ध्यान रखना है साथ में। देखिए यहाँ पे दिया गया है, मैंने सोचा नहीं दिया गया है, तो 2002 का है। और मैत्री पुष्पा कृत आत्मकथा है। शीला झुंझुनवाला कृत जो आत्मकथा है कुछ कहीं कुछ अनकहीं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है। कुसुम अंचल का आत्मकथा है जो कहा नहीं गया 1996 में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गोपाल प्रसाद व्यास कृत आत्मकथा है कहो व्यास कैसी कही, तो 1995 का है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो इनमें से कौन सा युग्म सही है, तो सही बताना है आपको। तो सहचर है समय, गलत है। कस्तूरी कुंडल बसे, गलत है। टुकड़े टुकड़े दास्तां, हाँ ये सही है। और अगर इसकी रचना काल की बात करें तो ये 1886 की रचना है, अमृतलाल नागर का आत्मकथा है। और सहचर है समय जो है रामदरस मिश्र का है, ठीक है, रामदरस मिश्र का है ये। और कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है मैत्री पुष्पा की, और घर की बात जो है तो देख लेते यहाँ दिया गया है,
तो सहचर है समय रामदरस मिश्र का, कस्तूरी कुंडल विषय मैत्री पुष्पा का, और घर की बात जो है गुरुदत्त का है। तो देख सकते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक का हम लोग कल करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न मैंने जो कराए हैं आत्मकथा से, तो यहाँ से आपके जो भी प्रश्न बनेंगे वो यहीं से बनने वाले हैं। तो आप बिल्कुल भी इसे देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरी वीडियो को देखें, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो भी आपके प्रश्न बनेंगे, 1-2 प्रश्न यहाँ से बनते हैं, तो आपके यहीं से प्रश्न बनने वाले हैं मित्रों। तो ज़रूर से देखें आप, और अपने फ्रेंड तक भी शेयर कर दें। और अगर आप नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए।